हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म सोर्सेज जैसे इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, उसी तरह शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो एडुसम ऐप गूगल प्ले स्टोर से। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लॉन्ग टर्म नीड्स है, जैसे अगर हम बात करें तो 5 to 10 ईयर्स के लिए, यहाँ पे जैसे हमने बिजनेस के अंदर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और उसी तरह जो हमारे परमानेंट हार्डकोर वर्किंग कैपिटल है उसको फिनांसिंग हम लॉन्ग टर्म से करते हैं। मीडियम टर्म के अंदर आ जाता है 1 to 5 ईयर, तो जिसके अंदर क्या होता है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर जो हमारी डे टू डे नीड्स होती हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, जो करंट एसेट को हम फिनांस करते हैं, तो इसकी जो रीपेमेंट होती है दैट इज विद इन 1 ईयर। तो बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि शॉर्ट टर्म नीड्स जो होती हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, और मीडियम टर्म नीड्स फ्रॉम द मीडियम टर्म सोर्सेज, और लॉन्ग टर्म नीड्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग टर्म सोर्स। तो अब हम देखते हैं कि जो फर्म है उसके पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से होते हैं। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज के बेस पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है। फाइनेंशियल नीड्स अगर वो 5 ईयर से ज्यादा है या 5 ईयर्स से अबव है तो उनको हम लॉन्ग टर्म फिनांस के अंदर जो है इंक्लूड करते हैं। लॉन्ग टर्म फंड जो होते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट प्रोडक्शन फैसिलिटी थ्रू परचेज ऑफ फिक्स एसेट, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड्स हमें इसलिए चाहिए होती है ताकि हम अर्निंग कैपेसिटी को जनरेट कर सके, जिसके अंदर हमें फिक्स एसेट परचेज करने पड़ते हैं। जैसे हमने बिजनेस सेटअप किया है उसके लिए बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और अगर हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसको हमें मॉडर्नाइज करना पड़ता है या एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को हमें एक्सपैंड करना होता है। तो ये जो फंड्स होते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एक्सटेंड फॉर मीटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, और ये हमारी जो है अर्निंग कैपेसिटी जनरेट करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर से हम कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर जिनको हम ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं, तो जो कैपिटल रिप्रेजेंट की जाती है ऑर्डिनरी शेयर के द्वारा उसको हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं। इसको हम वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर इनकम जो है वेरी करती है। यहाँ पे देखो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं दे आर द लीगल ओनर ऑफ द कंपनी, बट मैनेजमेंट एंड ओनरशिप जो है वो सेपरेट हैंड्स में है। शेयर होल्डर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं जो उनके बिहाफ पे कंपनी को रन करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, और डिविडेंड देना या ना देना जो होता है वो कंपल्सरी नहीं होता। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं तो शेयर होल्डर को जो है मतलब प्रॉफिट के अंदर शेयर दिया जाता है। तो उसी तरह इक्विटी शेयर इस वजह से जनरली लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू के अंदर एप्रिसिएशन होती है, बट वहां पे क्या होता है कि सर्टेनिटी नहीं होती। दे आर entitled to dividend after the income claim of others have been satisfied। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो उनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। और उसी तरह जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उसके अंदर भी उनका जो एसेट की क्लेम होता है वो रेजिडुअल होता है, जैसे पहले क्रेडिटर का, फिर उसी तरह क्या होता है कि अगर कुछ बच जाता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। अगर लिक्विडेशन होती है तो वहां पे दे आर द लास्ट वन टू गेट द रीपेमेंट इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स। मेच्योरिटी, तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होल्डर जब कंपनी के पास होती है तो इसका प्रिंसिपल जो है रीपेमेंट नहीं करना होता है। जैसे हम लोन लेते हैं तो उसका हमारे ऊपर बर्डन होता है कि हमने पे करना है, तो ये परमानेंट कैपिटल जो है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं। शेयर होल्डर जो होता है एंड डिमांड विद कैपिटल इफ द इवेंट ऑफ ऑब्लिगेशन टू रिफंड इफ ड्यूरिंग लाइफ टाइम, अगर वहां पे ऑब्लिगेशन टू रिफंड है तभी इनको कैपिटल मिलेगी, या जब कंपनी वाइंड अप होती है तो इनका क्लेम जो होता है रेजिडुअल होता है। और उसी तरह इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं रेजिडुअल ओनर्स होते हैं, उनका क्लेम तभी होता है जब क्रेडिटर और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनका क्लेम सेटिस्फाई हो जाता है, और अगर कुछ इनकम नहीं बचती तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और उसी तरह कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज हायर देन एनी अदर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि इक्विटी डिविडेंड जो होते हैं, जो हम इनको इक्विटी डिविडेंड पे करते हैं
वो टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं होता। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास बचते हैं उसमें से पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हैं, उसके बाद जो होता है इनको डिविडेंड मिलता है। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे ये क्योंकि इसके अंदर जो रिस्क भी जुड़ा होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होती है हायर होती है। उसी तरह हम देखते हैं क्लेम ऑन एसेट, क्योंकि रेजिडुअल ऑनर है तो लास्ट क्लेमेंट है कि पहले जैसे क्रेडिटर को दिया जाएगा, फिर उसके बाद प्रेफरेंस को, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। और उसी तरह जब कंपनी वाइंड अप होती है तो फर्म के बिजनेस एसेट जो होते हैं डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं, ताकि क्रेडिटर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो क्लेम है उनको सेटिस्फाई किए जाए। तो सबसे पहले क्रेडिटर को दिया जाता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को। बट इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या होता है, वोटिंग राइट्स होते हैं, कंट्रोल होता है, दे हैव द लीगल पावर टू इलेक्ट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। अगर बोर्ड जो होते हैं वो मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर पाते तो वो उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर दे आर एबल टू कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी थ्रू देयर वोटिंग राइट्स, और उसी तरह राइट टू मेंटेन दी प्रोपोर्शनल ऑनरशिप। और उसी तरह ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो होते हैं दे रिक्वायर टू वोट ऑन नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट मैटर्स। कई ऐसे डिसीजन मेकिंग होती है जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं पहले शेयर होल्डर की कंसेंट लेती है। तो उसी तरह क्या होता है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैज वोटिंग इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम। तो शेयर होल्डर जो है एज ए पर्सन भी वोट कर सकते हैं, या अपना रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम प्रॉक्सी कहते हैं उसके द्वारा भी वोटिंग करवा सकते हैं। और उसी तरह इक्विटी शेयर होल्डर का कंट्रोल डिल्यूट ना हो जाए तो उसके लिए राइट इश्यू का भी ऑफर होता है। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है अपना सब्सक्राइब कैपिटल जो है इंक्रीज करना चाहती है, अगर कंपनी को फॉर्म हुए 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद फर्दर शेयर अलॉट करती है, या फर्स्ट अलॉटमेंट से 1 साल खत्म हुआ है, जो भी इन दोनों में से पहले होता है, तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो है ऑफर दी जाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इक्विटी फाइनेंसिंग के क्या बेनिफिट हैं, क्या उसके नुकसान हैं। तो देखो ये परमानेंट कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, और इसका कोई मतलब ये नहीं होता कि हमने पैसे वापस करने हैं। इक्विटी कैपिटल जो है कंपनी का फाइनेंशियल बेस, क्योंकि जब लोन वगैरह लेना होता है तो देखा जाता है कि इक्विटी कैपिटल बेस कितना स्ट्रांग है। उसके बेसिस पे क्या होता है कि कंपनी की डेट लेने की जो एबिलिटी है डिसाइड होती है। और कंपनी के ऊपर कोई ये बर्डन नहीं होता कि आपने डिविडेंड पे करना है। अगर कंपनी डिसाइड करती है तो डिविडेंड जो है पे किया जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है इसके नुकसान क्या है। देखो यहाँ पे क्या है कि इसकी कॉस्ट बहुत हायर होती है, तो डिविडेंड टैक्स डिडक्टिबल नहीं होती। एक ऑर्डिनरी शेयर को जब इशू किया जाता है तो फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं। और ऑर्डिनरी शेयर जो होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए ये रिस्की होते हैं, क्योंकि डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं होता। और वहां पे क्योंकि इन्वेस्टर कैपिटल एप्रिसिएशन के लालच के अंदर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी सर्टेनिटी नहीं होती। और उसी तरह जब नए शेयर इशू किए जाते हैं तो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कंट्रोल भी डाइल्यूट हो जाता है, उनकी अर्निंग पर शेयर भी जो होती है कम हो जाती है, अगर प्रॉफिट उस रेशियो में बढ़ता नहीं है जिस रेशियो के अंदर इक्विटी शेयर बढ़ते हैं। और ये ओनरशिप को भी डिल्यूट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट, प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी का मतलब होता है कि जो शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जिसके अंदर प्रेफरेंशियल राइट होता है। कल को अगर डिविडेंड देना है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, तो उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड आइदर एज ए फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड टू फिक्स रेट। और उसी तरह जब वाइंडिंग अप होती है तो इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है इसको हाइब्रिड सिक्योरिटी भी कहा जाती है, क्योंकि इसके अंदर इक्विटी के फीचर्स भी होते हैं, डिबेंचर्स के फीचर्स भी होते हैं। इक्विटी के अंदर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे अगर कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं पे करती तो वो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग नहीं फाइल कर सकते। और ना ही जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहता है ये भी टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता। डिबेंचर्स के अंदर ये सिमिलर है कि इनको भी जो है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। और ये भी जो रेजिडुअल अर्निंग होती है इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होते हैं, रेजिडुअल अर्निंग के अंदर शेयर नहीं करते। और उसी तरह इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनका और एसेट के ऊपर इसका पहले क्लेम होता है। और उसी तरह इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, जो मैटर्स इनके राइट्स को अफेक्ट करते हैं उसी केस के अंदर ये अपने वोटिंग राइट्स दे सकते हैं। तो दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिनको हम डिटेल के अंदर प्रेफरेंस शेयर के
लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करेंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको कुछ देर के बाद जो है इसका जो अमाउंट होता है वो रिपेबल होता है। रिडीमेबल जो होते हैं जो जिनको हमने रिडीम नहीं करना होता। क्यूमुलेटिव होते हैं जिनके ऊपर जो डिविडेंड मान लो 3 सालों का नहीं दिया, चौथे साल में देते हैं, तो वो 3 सालों का भी उसके साथ देना पड़ेगा। नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर क्या है कि वो डिविडेंड कॉमुलेट नहीं होता जो हमने नहीं पे किया। जैसे फोर्थ ईयर के अंदर प्रॉफिट है, 3 इयर्स नहीं था, तो हम चौथे साल का ही उसको डिविडेंड देंगे। पार्टिसिपेटिव जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो प्रॉफिट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिव जो नहीं करते। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं कुछ समय के बाद जिनको हम इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। नॉन कन्वर्टिबल जो जिनको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते। उसी तरह देखो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाती है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, तो प्रेफरेंस शेयर जो है सीनियर सिक्योरिटी है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी शेयर। इसका प्रायर क्लेम है इनकम के अंदर, तो इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। द डिविडेंड जो होता है फिक्स्ड होता है। और प्रेफरेंस डिविडेंड जो होते हैं टैक्स डिडक्टिबल नहीं होते। इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं दिखाए जाते। जैसे हम डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं या लोन के ऊपर दिखाते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर परमिसिबल एक्सपेंस होते हैं। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है तो उसमें से डिविडेंड जो होता है दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू। इसको हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी भी कहते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट इनकम जो है प्रोवाइड करती है। और ये जो पेमेंट है दैट इज नॉट ए लीगल ऑब्लिगेशन। जैसे हम लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है। क्यूमुलेटिव डिविडेंड का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे प्रेफरेंस शेयर जब इश्यू किए जाते हैं तो उनके अंदर ये होता है कि क्यूमुलेटिव डिविडेंड है कि जो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड जो पे नहीं किया गया तो वो भी पहले मतलब उनके साथ जैसे 3 साल तक डिविडेंड नहीं पे किया गया, चौथे साल पे किया गया है, बट वहां पे जो पास्ट अनपेड डिविडेंड है वो भी साथ में दिए जाएंगे। Practically, both redeemable and perpetual preference share can be issued. Perpetual preference share does not have a maturity date, but redeemable होता है कि इतने specified maturity date के बाद इसका principal जो है repay कर दिया जाएगा। और उसी तरह sinking fund provision जो होती है preference share के लिए redeem करने के लिए create की जाती है। और call feature के अंदर जो है कि कंपनी जो है एक specified price के ऊपर जो है बायबैक कर सकती है। कॉल कॉल प्राइस जो है वो पार वैल्यू से फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है। और प्रेफरेंस शेयर जो है सब केसेस के अंदर पार्टिसिपेशन फीचर भी होता है जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स होते हैं उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स, दे मे बी इंटाइटल टू जो उनके राइट्स को अफेक्ट करते हैं वहां पे दे कुड वोट। प्रेफरेंस शेयर के अंदर कन्वर्टेबल की प्रोविजन भी हो सकती है कि कुछ समय के बाद हम इसको सारा का सारा इक्विटी के अंदर या पार्टली हम इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर ही रहता है। तो देखो जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं तो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और कंपनी के ऊपर लेस बर्डन है। और इसी तरह क्या है कि यहाँ पे हम फिक्स्ड जो है जब हम इक्विटी के साथ प्रेफरेंस शेयर को यूज करते हैं तो हम जो है अर्निंग पर शेयर इनहांस कर सकते हैं। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, वोटिंग राइट्स भी लिमिटेड है। तो इसके जो नुकसान है कि एक तो जो डिविडेंड दिया जाता है वो डिडक्टिबल नहीं है। और यहाँ पे क्या कहते हैं हमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करना पड़ता है। अब हम देखते हैं डिबेंचर जो है लोन होता है, डेट होता है। ये लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट है जिसके द्वारा हम लोन जो है रेज करते हैं। फर्क जो है यहाँ पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को रिपे करना मैंडेटरी होता है। जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके मुताबिक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स को हम रिपे करते हैं। और जो लोग डिबेंचर्स को परचेज करते हैं उनको हम डिबेंचर होल्डर कहते हैं। और उसी तरह ये जो है फिक्स्ड इनकम होती है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, इसके ऊपर रेगुलरली आपको इंटरेस्ट मिलता है। और यहाँ पे जो डिबेंचर है सिक्योर भी हो सकते हैं, अनसिक्योर भी हो सकते हैं। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं द क्रेडिटर ऑफ द फर्म, ऑर्गेनाइजेशन ने उनके पैसे उनसे रेज किए हैं इन द फॉर्म ऑफ डेट, तो वो फर्म के लिए क्रेडिटर हैं जिन्होंने फर्म को लोन दिया है। तो पार वैल्यू जो है डिबेंचर की फेस वैल्यू होती है जो डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर अपेयर करती है। और यहाँ पे जो इसके फीचर्स हैं इंटरेस्ट रेट जो होता है फिक्स्ड होता है, नॉन होता है जिसको हम कूपन रेट कह सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये परसेंटेज ऑफ दी पार वैल्यू होता है। इसको हम एनुअली, सेमी एनुअली और क्वार्टरली जो भी डिबेंचर्स की टर्म्स एंड कंडीशन है उसके मुताबिक हम पे करते हैं। और ये लीगली बाइंडिंग है चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट है या नहीं है, बट दे हैव टू मेक ए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट जो होता है टैक्स डिडक्टिबल होता है क्योंकि जो भी हम डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं उसको हम प्रॉफिट और लॉस की डेबिट साइड पे दिखाते हैं। तो इससे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है।
और उसी तरह डिबेंचर जो होते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, उसके बाद इनको रीपे करना होता है। रिडम्पशन जो होती है कि यहाँ पे या तो सिंकिंग फंड के द्वारा जो है इसको रीपे किया जाता है या बायबैक कॉल के द्वारा इसको रिडीम किया जाता है। सिंकिंग फंड के अंदर क्या होता है कि पीरियोडिकली मतलब जैसे एक रेगुलर इंटरवल के बाद कुछ अमाउंट जो है सेट असाइड किया जाता है ताकि डिवेंचर की रिडम्पशन हो सके। फंड जो होते हैं दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ट्रस्टी, जो उनको मार्केट से जो है परचेज करके रिडीम करते हैं या एक्सेप्टेबल मैनर के अंदर उनको कॉल बैक करते हैं। और उसी तरह इसके अंदर बायबैक कॉल प्रोविजन भी होती है। डिबेंचर इश्यूज इंक्लूड बायबैक प्रोविजन। बायबैक प्रोविजन एनेबल द कंपनी टू रिडीम डिबेंचर एट ए स्पेसिफिक प्राइस बिफोर द मैच्योरिटी डेट। तो ये पार वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है। जो डिफरेंस होता है उसको हम बायबैक प्रीमियम भी कह सकते हैं। डिबेंचर ट्रस्ट जो होता है लीगल एग्रीमेंट होता है जो कंपनी डिबेंचर इशू करती है, और जो डिबेंचर ट्रस्टी जो कि डिबेंचर होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। डिबेंचर जो होते हैं सिक्योर भी हो सकते हैं, अनसिक्योर भी हो सकते हैं। सिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जैसे कंपनी इशू करती है तो चार्ज है, चाहे वो फिक्स एसेट के अगेंस्ट है चाहे वो फ्लोटिंग चार्ज है, इज सिक्योर्ड बाय द लियन ऑन द कंपनी स्पेसिफिक एसेट। अगर कंपनी जो है डिफॉल्ट करती है तो ट्रस्टी जो है एसेट को सीज कर सकते हैं। और अगर डिबेंचर जो है जिसके पीछे बैकिंग नहीं है तो वो अनसिक्योर्ड या नेकेड डिबेंचर होता है। डिबेंचर को हम देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कन्वर्टिबल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं नेकेड सिंपल डिबेंचर। ये है कि जिनको कोई एसेट की सिक्योरिटी नहीं दी जाती। मोर्टगेज डिबेंचर्स होते हैं, यहाँ पे इनको पर्टिकुलर एसेट की सिक्योरिटी दी जाती है या कंपनी की सारी एसेट के ऊपर इनका चार्ज होता है। तो इंडिया के अंदर सिर्फ सिक्योर्ड डिबेंचर जो है इशू किए जाते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जैसे रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं जिनको कुछ देर के बाद जो होता है लमसम या इंस्टॉलमेंट के अंदर रिडीम कर दिया जाता है। इरिडीमेबल होते हैं जो रिडीमेबल नहीं होते। और उसी तरह रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बेयरर डिबेंचर जिनके पास डिबेंचर होते हैं विच आर पेबल टू द बेयर, जिसको हम जैसे डिबेंचर्स हैं बेयरर डिबेंचर्स हैं तो डिलीवरी के द्वारा जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं जिनका नाम जो है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर के अंदर अपेयर करता है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रांसफर डीड जो है वो एग्जीक्यूट करके ही इनको ट्रांसफर किया जा सकता है। और उसी तरह फ्रॉम द कन्वर्टिबल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, फुली कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। तो यहाँ पे फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बाद कुछ समय के बाद इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। पार्टली कन्वर्टिबल के अंदर कुछ पार्ट कन्वर्टिबल होता है, कुछ पार्ट जो होता है नॉन कन्वर्टिबल होता है। तो अब हम देखते हैं डिबेंचर्स के बेनिफिट क्या है। एक तो क्या है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जब डिबेंचर्स इशू करते हैं तो कंपनी जो है इनेबल टू ट्रेड ऑन इक्विटी, कि जब इक्विटी के साथ वो डिबेंचर जो है इशू करती है तो वहां पे अपनी अर्निंग पर शेयर को इनहांस कर सकती है। और इनका वोटिंग राइट्स के अंदर कोई मतलब दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स। तो मैनेजमेंट मतलब डिसीजन ले सकती है। और यहाँ पे क्या होता है कि सर्टेनिटी ऑफ फाइनेंस के जब डिबेंचर होल्डर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे होता है कि उनको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की सर्टेनिटी होती है। और कंपनी जो है लोन वगैरह रेज कर सकती है। और इन्वेस्टर को जो बेनिफिट होता है फिक्स्ड और स्टेबल इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी होती है अगर सिक्योर डिबेंचर्स हैं, और लिक्विडिटी होती है, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं कुछ देर के बाद इक्विटी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिप्रेशन के अंदर जो है कंपनी इजिली जो है लोन वगैरह ले सकती है। और उसी तरह क्या होता है कि अगर ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है तो वहां पे डिबेंचर जो होते हैं उनको रिडीम करके अपनी सिचुएशन को बेटर बना सकती है। और उसी तरह अपनी डेट को कंसोलिडेट कर सकती है। डिबेंचर के जो डिसएडवांटेजेस होते हैं कि देखो फिक्स चार्ज होता है, बर्डन है चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट है या नहीं है, बट दे हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। और उसी तरह अगर वो नहीं पे करेंगे तो कंपनी के ऊपर वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग भी डाल सकते हैं। और इन्वेस्टर के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता, फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, अनसर्टेनिटी होती है। और उसी तरह टर्म लोन जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। तो ये जो है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल उसको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्ट जो होता है फिक्स रेट के ऊपर चार्ज किया जाता है। Term loan, also referred as term finance, represent a source of debt which is generally repayable more than 1 year.
बट लेस देन 10 ईयर। तो यहाँ पे जो है फिक्स एसेट या वर्किंग कैपिटल की जो मार्जिन होते हैं उनके लिए लिए जाते हैं। टर्म लोन के अंदर भी क्या होता है कि सिक्योर्ड बोरिंग होती है। सिक्योर्ड बोरिंग का मतलब होता है कि एसेट की सिक्योरिटी देके ये रेज किए जाते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि ऑल लोन्स प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलोंग विद इंटरेस्ट, लिक्विडिटी डैमेजेस, कमिटमेंट चार्जेस आर सिक्योर्ड बाय वे ऑफ। तो यहाँ पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका चार्ज दिया जाता है, या जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसकी हाइपोथिकेशन दी जाती है, चाहे वो प्रेजेंट है चाहे वो फ्यूचर है। और उसी तरह ही जो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है डेफिनेट ऑब्लिगेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन को पूरी करनी पड़ती है। और उसी तरह क्या होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बोरोवर के ऊपर कंडीशन भी इम्पोज कर सकती है।